अब हमने देखना है 21st सेंचुरी, जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, इसमें क्या ऐसी डिफरेंसेस आए पिछली सेंचुरी से, क्या रियलिटीज़ हैं जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इसमें डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, बहुत कम थी, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होना शुरू होगी। इलेक्शंस का सिस्टम आ गया कि रूलर चूज होगा, पहले किंग्स होते थे, मोनार्क्स होते थे, ऑटोक्रेसी होती थी। तो अब डेमोक्रेसी आ गई, वोटिंग का कंसेप्ट आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ईज आ गया आपकी लाइफ में। फिर आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ गई कि अब इकोनॉमी आपकी बहुत वेटेज रखती है। जैसे चाइना का केस है, चाइना एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें स्ट्रेटजिक के बजाय इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की वजह से उसकी ग्रोथ हुई। आप देखें अब इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ गया, वेपनाइजेशन, मॉडर्न वेपन्स आ गए जो पहले कभी भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ों ने जो अभी का 21st सेंचुरी को मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सेंचुरी का नाम दे दिया है। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सेंचुरी क्योंकि इसमें इतनी इंक्लूजन आ गई हैं, काफ़ी नई टर्म्स आए। पहले मिलिट्री पावर पे काउंट होता था, जिसकी ज़्यादा पावर है दैट इज़ मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, जिसकी मिलिट्री अच्छी है वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेट है। लेकिन अब वो उसको रिप्लेस कर दिया इकोनॉमी ने, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है दैट इज़ मोर पावरफुल देन मिलिट्री, ठीक है। फिर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, आपके अलायंसेस, हर चीज़ की वेटेज आ गई, ठीक है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए जिसने, फॉर एग्जांपल हमने बात किया, कुछ कंसेप्ट आपको देखते हैं, दिखा दूं, पहले बता दूं। एक हुआ चाइनीज़ मिरेकल कहा जाता है। चाइनीज़ मिरेकल किस चीज़ को कहा जाता है बेसिकली? अगर आप देखें 1986 में, तो चाइना की पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि अगर आप सारी टोटल इनकम कैलकुलेट करें, एक बंदे की एवरेज इनकम कितनी है, एवरेज निकालें सारे बंदों की, तो वो पर कैपिटा इनकम बनती है। तो चाइना की पर कैपिटा इनकम एट दैट टाइम $240 थी साल की, $240 फॉर अ ईयर 1986 में। और तब पाकिस्तान की एट दैट टाइम चाइना से ज़्यादा थी, और अबाउट 320 या $280 थे तकरीबन। लेकिन क्या हुआ, अभी अगर हम 2022 की बात करें तो चाइना की पर कैपिटा इनकम, एक एवरेज बंदा $16,000 कमा लेता है। फ्रॉम $240 टू $16,000 कितने सालों में? 35 ईयर्स के अंदर अंदर। तो ये मिरेकल, इतनी जो रैपिड ग्रोथ हुई चाइना की, इसको चाइनीज मिरेकल कहा जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो गया पावर कंपटीशन। अब पावर कंपटीशन किस वजह से आता है? आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले भी बताए थे लास्ट लेक्चर्स में। एक आपका आ गया सिक्योरिटी डायलेमा। एक जब कंट्री राइज करती है, ठीक है, जब दो पावर्स होती हैं, दो कंपीटिंग पावर्स जिनकी सेम लेवल पे पावर लेवल हो, फॉर एग्जांपल यूएसए एंड चाइना कंपीटिंग पावर है, अगर बेशक दूसरे एक दूसरे को अटैक नहीं भी करते, नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं भी हो, फिर भी वो डायलेमा रहता है, एक कंफ्यूजन रहती है कि ये कंट्री मेरे पे कभी भी अटैक कर सकती है। तो सिक्योरिटी डायलेमा जो आपका आ जाता है, वो आपके एक्शंस को डिक्टेट कर रहा होता है, एक्शंस को लीड कर रहा होता है, एक्शंस आपके उस पर डिपेंडेंट होते हैं। आपने सिक्योरिटी कंसर्न्स की बेसिस पे डिसीजंस लेने होते हैं। कि बाकी बच्चों को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? जुनेद, आसिया, सैका, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? जी सर आ रही। वो एक स्टूडेंट है मैं। ओके, तो ये बेसिकली होता है कि आपका एक डायलेमा है जो आपके एक्शंस, फॉर एग्जांपल यूएसए और चाइना का भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, लेकिन फिर भी यूएसए अभी इनसर्कल करता है चाइना को। क्यों? उसका एक सिक्योरिटी डायलेमा है कि चाइना फ्यूचर में उसकी पावर को चैलेंज करेगा, चाइना फ्यूचर में उसको एक कंसर्न देगा, सिक्योरिटी थ्रेट देगा। दिस इज पावर कंपटीशन, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे वो अपनी पॉलिसीज चला रहा है जो करंट है, वो हम देखेंगे आगे क्या क्या है, ठीक है। तो अब
पहले दुनिया होती थी, एक और टर्न आया, यूनिपोलर थी। यूनिपोलर का मतलब एक सिंगल पावरफुल स्टेट थी, यूएसए, ठीक है, उसी के साथ सारी कंट्रीज अलाइंड है। एक ही चौधरी हो तो सब ने उसी के साथ दे रहे हैं। लेकिन अब दुनिया क्या होगी, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर क्यों है? फॉर एग्जाम्पल चाइना एक पावरफुल स्टेट आ गई, जर्मनी है अभी, उसकी इकोनॉमिक पावर अच्छी है, जापान है। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं है, जो खुद भी सरवाइव कर सकती हैं। तो अलायंसेस एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रही, मल्टीपोलर दुनिया आ गई, ठीक है, एक सिंगल पोल नहीं रहा। तो इसकी वजह से भी आपकी रियलिटीज चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं, ये एक बेसिक ओवरव्यू था, अब हम इसको एनालिसिस में इजी हो जाएगा। पहले आप क्या बात करेंगे, द नेचर ऑफ वर्ल्ड। जो आजकल की दुनिया है, वी लिव एंड टुडे, आजकल की दुनिया जिस पे हम रह रहे हैं वो कैसी है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें आपने जब भी एक दुनिया को देखना है, फॉर एग्जाम्पल एक घर में देखा जाता है, तो देखा जाता है कि डिसीजन मेकर कौन कौन है, किसकी वजह से क्या फैक्टर इफेक्ट होता है। तो दुनिया में भी हमने देखना है कि मेजर प्लेयर्स कौन कौन से। सो इट इज 8 लेयर्ड चेस बोर्ड। वो 8 लेयर्ड चेस बोर्ड है जिसमें 8 मेजर प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से दुनिया में अलायंसेस शिफ्ट होती हैं, पावर स्ट्रगल होती है दुनिया में, रिलेशंस। ये 8 चीज़ें डिक्टेट कर रही हैं, ठीक है। मुजम्मिल, अब आपको सही नजर आ रहा है? ये किधर गए हैं? ठीक है, ये तो जनरल ही है। वो चला गया, आ जाता नहीं। अच्छा, अपने इंटरनेट का ख्याल रखा करो आप लोग ना, नाइला आप भी वो कर रहे। चलें देखें, 8 मेजर प्लेयर्स है जिनकी वजह से आजकल के रिलेशंस, दुनिया का ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। ओके, अब हम उनको देखते हैं कि वो 8 मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं। 8 लेयर्स हैं, पावर की लेयर्स हैं, जिनकी वजह से दुनिया में एक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट लेयर अगर आप देखें तो फर्स्ट लेयर जो है वो है द कंटिन्यूड स्केल एंड वेट ऑफ यूएसए, कि यूएसए का कंटिन्यूड स्केल एंड वेट, ठीक है। यूएसए अभी भी एक डोमिनेंट पावर है, टॉप पे है। कैसे? ये अभी भी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे? इसका जो जीडीपी अगर देखा है नॉमिनल टर्म्स में, एक पीपीपी होता है, एक नॉमिनल टर्म्स में होता है, तो नॉमिनल टर्म्स में अगर इसका जीडीपी देखें तो वो अबाउट 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अभी भी यूएसए लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग करता है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग यूएसए कर रहा है, ठीक है। वो कितनी है? तकरीबन 780 बिलियन यूएस डॉलर्स थी इसकी 2021 में, और अभी 802 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गई है 2022 में, जो रिसेंट रिपोर्ट आई। किसकी? ये आपने रेफरेंस देना है, ये सिप्री की रिपोर्ट है, ठीक है। दिस इज सिप्री रिपोर्ट 2022। सिप्री रिपोर्ट क्या कहती है? सिप्री से बेसिकली स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की। तो वो उसने बताया कि 802 लार्जेस्ट स्पेंडिंग इसकी है। फिर इसके अलावा देखें, सबसे ज़्यादा अलायंसेस भी इसकी हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में अलायंसेस भी इसकी हैं। लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ अलायंस या नेटवर्क ऑफ अलायंस,
ठीक है, इट हैज़ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ अलायंस। कैसे? डेमोक्रेसी, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, वो सारे इनडायरेक्टली अलाय होते हैं यूएसए के, क्योंकि मॉडर्न डे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल सेट कर देना, वो यूएसए से इंसेप्ट हुई, यूएसए से निकली। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं यूएसए के साथ हैं। फिर इसकी लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ग्लोबल बेसिस, ये आपको डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट मिलेगा, कुछ 800 कहती हैं, लेकिन अब इसकी 1000+ ग्लोबल बेसिस हैं अपनी कंट्री के अलावा। मिलिट्री बेसिस जो अब जापान में है, साउथ कोरिया में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, डिफरेंट कंट्रीज में इसकी 1000 से ज़्यादा बेसिस हैं। सो इट स्टिल हैज़ द वेट, अभी भी ये मेजर पावर है। लेकिन इसके साथ एक कॉम्पिटिटर आ गया जो सेकंड लेयर है पावर की, दैट इज चाइना। तो उसको हेडिंग कैसे बनाएंगे? द न्यू इमर्जिंग पोजीशन ऑफ चाइना एंड इट्स इवॉल्विंग स्ट्रेटजी इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस ऑर्डर में चाइना की इमर्जिंग पोजीशन है और इसकी इवॉल्विंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, इवॉल्व हो रहा है ये हर स्टेप के साथ साथ। कैसे? अगर आप देखें, करंट चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एट 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ये तकरीबन इसकी 3 इकोनॉमी है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या प्रोजेक्ट करता है? वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट करता है कि चाइना विल सरपास यूएसए's इकोनॉमी इन 2036। अगर करंट ग्रोथ रेट से चलता रहे तो चाइना यूएसए को क्रॉस कर जाएगा इकोनॉमी में भी। तो जब भी ये कंसर्न है यूएसए का, यूएसए को अगर बताया जा रहा है ऑलरेडी कि चाइना एक दूसरी कंट्री तुम्हें सरपास कर जाएगी फ्यूचर में, तो इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन होता है, सिक्योरिटी डायलेमा आता है यूएसए में। तो ये चीज़ है, एक चैलेंज आपका आता है सिक्योरिटी डायलेमा, और उस सिक्योरिटी डायलेमा की बेसिस पे यूएसए फिर एक्शन लेता है अगेंस्ट चाइना। ठीक है, एक ये आ जाता है। अब देखिए इसी तरह इसकी सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है चाइना की। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग चाइना की है सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से। ये अबाउट 280 बिलियन यूएस डॉलर्स स्पेंड करता है एवरेज पे ऑन इट्स डिफेंस। ठीक है, लेकिन अब देखिए स्टेबल इकोनॉमी ये ज़्यादा है। क्यों? ये लार्जेस्ट मार्केट है, लार्जेस्ट मार्केट है दोनों इंपोर्ट के लिए भी एंड एक्सपोर्ट के लिए भी। दुनिया का 25% एनर्जी जो है या ऑयल जिसको आप कहते हैं वो चाइना यूज़ करता है, दुनिया का 25%। ठीक है, इसकी लार्जेस्ट ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, अभी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट चाइना करता है। ठीक है, जैसे 2013 में इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव OBOR या BRI अभी कहा जाता है इसे, OBOR के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था, वन बेल्ट वन रोड। लेकिन 2013 में इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें इसने 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना था। इसका आप मैप भी नीचे बना सकते हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं अफ्रीका, एशिया और यूरोप। एक जनरल ओवरव्यू आप बना सकते हैं छोटा सा मैप। ठीक है, तो एक तो ये है, अगर सिर्फ टेंजिबल चीज़ों से देखें जिनको मेजर किया जा सकता है, तो यूएसए अब एक चीज़ नहीं है, एक मेजर पावर नहीं है, उसकी पावर को compete करने चाइना भी आ गया। यही हमारे फ्री ज़करिया साहब भी कहते हैं कि इफ़ वन लुक्स in terms of political influence and military power, the world is still unipolar। अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल टर्म्स में देखें या मिलिट्री पावर में देखें, यूनिपोलर है, यानी कि यूएसए भी सबसे ऊपर है। लेकिन बट इन ऑल द रेस्ट, कौन से रेस्ट है उसने कहा, इकोनॉमी में देखें,
आप टेक्नोलॉजी में देखें, आप एजुकेशन में देखें, द वर्ल्ड इज नो मोर, या द वर्ल्ड इज नाउ अ मल्टीपोलर प्लेस एंटिटी। अब ये मल्टीपोलर है, ये किसने कहा? फरीद ज़करिया साहब ने कहा। फरीद ज़करिया अमेरिकन रेजिडेंट है, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं और इंडियन अमेरिकन है। तो फरीद ज़करिया आईआर के काफ़ी मशहूर है, इनकी बुक भी आई थी कोविड पे। तो फरीद ज़करिया ने कहा कि आप अगर पॉलिटिकल या मिलिट्री पावर्स में सिर्फ देखो तो तब तो यूएसए अभी भी पावरफुल है सबसे, लेकिन बाकी सारी टर्म्स में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है, यूएसए अकेला पावरफुल नहीं है। एक तो ये हो रहा है, चाइना की ग्रोथ होगी। दूसरा क्या हो रहा है, चाइना अब असर्टिव हो रहा है इन इंटरनेशनल फ्रंट। इंटरनेशनल फ्रंट पे चाइना इज बीइंग असर्टिव। क्यों? चाइना की इस चीज को कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, या इसको कहते हैं चाइनीज थर्ड रेवोल्यूशन। अगर आप थोड़े अरसे पहले देखें तो चाइना का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं था होता, चाइना की कोई न्यूज़ नहीं थी आती, चाइना कभी किसी को कुछ कहता नहीं था। लेकिन अब देखें तो हर न्यूज़ पे, हर चैनल पे, हर इंटरनेशनल फ्रंट पे चाइना एक असर्टिव अप्रोच कि हमने तो ऐसे ही करना, तुमने जो करना कर लो। असर्टिव हो रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है। ये चाइनीज थर्ड रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? जब फर्स्ट रेवोल्यूशन चाइना का आया था वो था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, जो कम्युनिज्म आ गई। जो सेकंड रेवोल्यूशन चाइना का था उसमें चाइना ने अपनी इकोनॉमी में कैपिटलिज्म डाली थी 1986 में, और इसको थर्ड कहा जाता है कि अब ये दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए काम कर रहा है, ग्लोबली ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो चाइना इज नाउ बीइंग मोर असर्टिव, तो इससे भी पावर राइवलरी बढ़ रही है। जब चाइना असर्ट करेगा तो यूएसए के लिए सिक्योरिटी डायलेमा आएगा, वो दोबारा अपनी पॉलिसी चाइना के खिलाफ करेगा। कैसे ये चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे? आपने कोई भी बात करनी है, उसको कोई फैक्ट, कोई रिपोर्ट या कोई कोट, उससे आप सब्सटेंशिएट करोगे। जैसे चाइना की स्टेटमेंट है जी जिनपिंग की, उसके प्रेसिडेंट की, चाइना वांट्स टू ग्रो, चाइना ग्रो करना चाहता है एंड कनेक्ट विद अदर्स, और दूसरों से कनेक्ट भी करना चाहता है, while they also grow। चाइना खुद ग्रो करना चाहता है और बाकियों से कनेक्ट करना चाहता है ताकि वो भी ग्रो करें। बट लेकिन अगर इफ अ स्टेट थ्रेटन्स चाइना, अगर कोई स्टेट चाइना को थ्रेटन करती है, वी विल मेक श्योर दैट कंट्री गोज बैक टू द स्टोन एज। चाइना कहता है कि अगर ऐसा किसी ने थ्रेटन किया तो हम मेक श्योर करेंगे वो स्टोन एज में वापस चला जाए, यानी कि हम उसको लेवल कर देंगे। ये जी जिनपिंग इनके प्रेसिडेंट ने कहा, तो ये असर्टिव है। दिस इज बीइंग असर्टिव, स्टेटमेंट से शो होता है। इसको हम वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, वुल्फ मीन एग्रेसिव अप्रोच चाइना की, चाइनीज थर्ड रेवोल्यूशन भी इस चीज़ को कहा जाता है। तो ये जॉर्गन्स लाजमी देखें। अब देखें, यही आप इधर कर रहे हैं तो आप किसी और क्वेश्चन में ये हेडिंग बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जॉर्गन्स होते हैं, ये इतना यूट्यूब पे कर रहे होते हैं, जॉर्गन यूज़ करें, जॉर्गन यूज़ करें। ये जॉर्गन्स होते हैं बेसिकली, जो आप स्पेसिफिक टू क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो उठा के अपनी हेडिंग्स में अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए। तो ये समझ के करना है, ऐसे नहीं लगाते रहने। फिर आपकी आ जाती है थर्ड लेयर, रिसर्जेंस ऑफ रशिया दोबारा हो रहा है। और इसमें मैं एक और आइडिया डालना चाहता हूँ, तो मैं हेडिंग में ही लिखूंगा। ये हेडिंग ऐसे बनाएंगे, आप पॉलिटिकल पावर, जियो पॉलिटिकल पावर बल्कि ज़्यादा सूट है। जियो मीन्स दुनिया की ग्लोबल लेवल पे जब बात करते हैं, जियो पॉलिटिकल पावर इन यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स जो यूरोप और एशिया का कंबाइंड पार्ट है उसको यूरेशिया कहा जाता है, और जहाँ पे रशिया है, रशिया के नीचे यूरेशिया रीजन है। पहले अगर देखें, आफ्टर कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, रशिया
बिहाइंड द लाइंस आ गया, पीछे हट गया, एक क्योंकि डिमिनिश हो गया, सारी पावर नहीं इसकी चलेगी, कुछ भी नहीं था इसके पास। लेकिन अब 21st सेंचुरी में देखें, रशिया ने शो कर दिया है कि दैट इट इज स्टिल रेलेवेंट, जो हमने कल टॉपिक किया था। अब अगर हम कहें ना कि रशिया के पास पावर नहीं है, तो उसने दिखाया कल जब हमने टॉपिक किया यूक्रेन को इन्वेड करके कि वेस्ट उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसने फॉर एग्जाम्पल 2008 में जॉर्जिया को इन्वेड किया, किसी ने कुछ नहीं किया। 2014 में क्राइमिया को अनेक्स किया, किसी ने कुछ नहीं किया। 2022 में यूक्रेन को उसने इन्वेड किया, किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये अपनी खुद मेंटेन करता है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है कि इसके यूरेनियम जो ये एक्सपोर्ट करता है न्यूक्लियर पावर यूएसए को, और जो इसकी एनर्जी की डिपेंडेंसी है, वेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जी, जो वेस्टर्न है, यूरोप है, वो रशिया से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी स्ट्रांग है, ये इसकी थर्ड लेयर है। तो रशिया इज स्टिल रेलेवेंट, लेकिन इसकी अभी भी वो पावर गैप बहुत आ जाता है। इसकी इकोनॉमी इंडिया से भी वीक है। इसकी इकोनॉमी अगर देखें तो वो 2.8 ट्रिलियन पे है बस। चाइना से और यूएसए से काफी मेजर गैप है। मिलिट्री, इसीलिए इसकी मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है वो वीक है, चाइना और यूएसए की स्ट्रांग है। इसी तरह इसकी इंडस्ट्री वीक है, इंडस्ट्रियल सेटअप इसका है ही नहीं, ये सिर्फ वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है और एनर्जी को, बाकी इसके पास कुछ नहीं। तो इसको हम ग्रेट पावर नहीं कह सकते। ग्रेट पावर्स दो ही हैं, वो हम आगे एनालिस करेंगे, एक दफ़ा हम देख लेते हैं है क्या क्या। फिर आपकी चौथी लेयर आ जाती है, फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर आपकी होगी द लेयर ऑफ, अब सिर्फ ये पावर्स तो नहीं है, मेजर पावर्स भी हैं, यानी कि रीजनल पावर्स एंड मेजर पावर्स। कुछ पावरफुल, वो ज़्यादा इनको चैलेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन वो भी पावरफुल स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन आ गई सारी, यूनाइटेड किंगडम आ गई, इंडिया आ गई, जापान आ गई, आप इनको डेवलप कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, आपकी जर्मनी, ब्राज़ील, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो साइजेबल गैप तो है, लेकिन उनके जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन पावरफुल तो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया को देखें, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसके पास। ठीक है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जैसे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, और यूएसए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसके लिए, क्यों? क्योंकि ये भी एंटी चाइना है, और इसी की बैकड्रॉप पे यूएसए चाइना, यूएसए इंडिया की अलायंस है अभी। तो बेसिकली आपकी मेजर पावर्स भी, जो फॉर एग्जांपल एक इंडिया है, चाइना और यूएसए बैलेंस पे हैं, तो इंडिया एक मेजर पावर चाइना को ज्वाइन कर लेती है तो बैलेंस चाइना की तरफ टिल्ट हो जाएगा। अगर वो यूएसए को ज्वाइन कर लेती है तो ये रीजनल पावर्स भी एक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रोल प्ले करती हैं, जिसकी साइड पे होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, आपने एक एग्जांपल दे दी, एक एग्जांपल बहुत होती है। अब आगे आपने एनालाइज किया, फिफ्थ जो आपने पॉइंट देना है वो आपका क्या होगा कि पहली जो दो पावर्स हैं यूएसए चाइना, और जो बाकी पावर्स हैं रशिया और बाकी सारी है, उन पे बहुत ज़्यादा गैप है। द साइजेबल गैप बिटवीन द पावर ऑफ top two states and the rest of players, कि दो जो टॉप प्लेयर्स हैं कौन, यूएसए और चाइना। ठीक है, उनके पावर में और बाकियों की पावर में बहुत ज़्यादा गैप है। रिसेंट स्टेटमेंट्स देखें तो क्यों, अब चाइना को देखें, मिलिट्री वो एक्सपेंड कर रहा है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ है जो हम आगे ज़्यादा डिटेल से करेंगे।
ठीक है, उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना शुरू किए हुए हैं साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना एंड साउथ चाइना सी। आप मैप से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, आप मैप से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। इसी तरह यूएसए की मिलिट्री बेसेस हैं। तो ये जो दो गैप है, इनकी इकोनॉमी को देखें आप, इनकी मिलिट्री माइट को देखें, इनकी टेक्नोलॉजी को देखें, इनकी पॉपुलेशन जो है, इनकी अलायंसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। बाकी इन दो में जो पावर गैप है और बाकियों में है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इन दो का कंपटीशन अलग देखेंगे, बाकियों का आपस में, वो इनके साथ compete नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये रोल आ गया। अब दुनिया में पॉलिटिकल जो स्ट्रगल में हेल्प आउट करती हैं वो मल्टीलैटरल मीन्स ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस एंड मैकेनिज्म्स जो बने हुए हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेशराइज करने के लिए आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करते हो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आपके पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। कैसे? यूएसए नीडेड पाकिस्तान इन अफगान पीस प्रोसेस, तो क्या किया? पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया कि उसको निकलने के लिए पाकिस्तान को यूएसए के साथ होना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान को IMF लोन होल्ड कर दिया गया, IMF प्रोग्राम प्रेशराइज करने के लिए। तो बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी पावर स्ट्रगल में आपका हेल्प आउट करती हैं। अब ये एक टूल्स बन गई हैं टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यूएसए का हमने पढ़ा है कि IMF में 16% वोटिंग राइट्स यूएसए के पास है और 85% आपको वोट चाहिए होते हैं फॉर अ रेजोल्यूशन, यानी कि यूएसए ना चाहे तो कोई भी वोट पास नहीं होगा IMF में, तो वो इसको यूज करता है। इस तरह हमने वीटो देखा। सेम केस है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सेम केस है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एक तरफ यूएसए कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना ने भी ये स्टार्ट कर दिया। चाइना ने ब्रिक्स बैंक खोला मिलके बाकी कंट्रीज के साथ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बैंक खोला जिसमें $100 बिलियन के रिजर्व्स हैं डेवलपमेंट के लिए, बाकियों की इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाया। फिर इसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक AIDB या AIIB कहते हैं, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहते हैं, ठीक है, ये भी चाइना ने खोला। क्यों? यूएसए का इंस्टीट्यूशनल होल्ड था। जब पावर कंपटीशन है आपको पावर मैच करनी पड़ती है। यूएसए का होल्ड ज़्यादा था तो चाइना ने अपने खोल लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मैच करने के लिए, ठीक हो गया। और लास्ट पे आप देखें, जी पे आपकी लास्ट हेडिंग, बल्कि सेकंड लास्ट हेडिंग आपकी बनेगी कि ट्रांसनेशनल इश्यूज। पहले अपने अपने इशू होते थे, अपनी अपनी वॉर्स होती थी, ठीक है, हैव प्रोलिफरेटेड, पहले अपने अपने इश्यूज थे। लेकिन अब देखें तो क्लाइमेट चेंज आ गया जिसका जो सबको इक्वली इफेक्ट कर रहा है, जिसमें सबने कोऑपरेट करना है तो सिक्योर होंगे, ठीक है। फिर आपकी ग्लोबल वार्मिंग आ गई, सबको इफेक्ट कर रही है। आपका टेररिज्म आ गया जिसने सबको इफेक्ट किया। फिर आपका कोविड आया जिसने सबको इफेक्ट किया, तो ये भी है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब ट्रांसनेशनल इश्यूज हैं तो इससे कोऑपरेशन करनी भी ज़रूरी हो गई, क्लाइमेट पैक्ट्स बनाए गए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसने कंट्रीज को करीब भी लाया। कोविड में शेयर करना रिसर्च को, कोविड में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एफर्ट्स करना, पैक्ट साइन करना, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, ग्लासगो पैक्ट, ठीक है, तो ये भी शुरू हो गया, ठीक है। एक ये भी है
हम ग्लोबल लेवल पे एनालाइज कर रहे हैं। और लास्ट पे आपका आता है आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए जो पहले नहीं थे, 20वीं सदी में कुछ नहीं था ऐसा, 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में ये सारे आए। अलकायदा आई और गई, ISIS आई, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो ISIS से ISKP भी बन गई अब, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस। जो पॉइंट मैं नहीं लिखता वो आप कोशिश करें लिख लिया करें जल्दी से, ताकि बाद में याद रहे। इसी तरह पाकिस्तान में देखें, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान आई, BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी आई, BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट आया, LJ लश्कर जंगवी है पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सब को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि पॉपुलिज्म आई हुई है, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज यूरोप में है। हमने मोदी की एग्जांपल देखी थी। ये वो पॉलिसीज हैं जो दूसरों को, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप बनाते हो अपनी तरफ। मोदी हिंदूज को अट्रैक्ट करने के लिए एंटी मुस्लिम पॉलिसीज बनाता है। ट्रंप ने USA में क्या किया, एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज ताकि अमेरिकन को अपनी तरफ करे। तैयब अर्दुगन ने अर्तुगरुल ड्रामा बनाया कि हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम ग्लोरीफाइड हैं, ठीक है। अपनी पास ग्लोरी को उसने यूज किया लोगों को पॉपुलर सपोर्ट लेने के लिए। पॉपुलिज्म फैल गई दुनिया में। यह भी आइडियोलॉजी है ना बेसिकली, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं सपोर्ट लेने के लिए। एक तो ये आ गया मेजर प्लेयर। दूसरी मेन हेडिंग आपकी करंट वर्ल्ड ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा लिख के सबका आपने बताना है कि अभी की दुनिया, द वर्ल्ड इज नाउ इन लूज बाइपोलैरिटी। हमने बात की ना कि जो टॉप 2 है बाइपोलर, क्या मतलब 2 पावरफुल स्टेट्स हो। लूज बाइपोलैरिटी का क्या मतलब है कि USA एंड चाइना टॉप पे हैं और अभी टाइट बाइपोलैरिटी नहीं है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान दोनों के साथ है, हम पावर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आपका वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्टेशन नहीं है। पाकिस्तान बोथ कंट्रीज का एलाय है, लूज बाइपोलैरिटी है, आप दोनों को सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पाकिस्तान को कहा जाता है कि या तो USA कहता है कि या तो चाइना को चूज कर लो या मुझे। तो तब क्या होता है कि अलायंसेस 2 पोल्स बन गए ना, बेसिकली मैग्नेटिक पोल्स क्या करते हैं, नॉर्थ वाला साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होता है, साउथ वाला नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी 2 पोल्स बन गए, कुछ स्टेट्स इसकी तरफ चली जाएंगी, कुछ स्टेट्स इसकी तरफ चली जाएंगी जब टाइट बाइपोलैरिटी आई। लेकिन अभी टाइट नहीं आई, लूज बाइपोलैरिटी है, तो कंट्रीज न्यूट्रल रह सकती हैं या बोथ साइड्स भी रह सकती हैं, ठीक है। तो अभी की दुनिया ऐसी है। पाकिस्तान की आपने एग्जांपल दे दी। अब वो क्वेश्चन में कह देता है कि फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर भी प्रिडिक्ट करो कि फ्यूचर में ये कंपटीशन किधर जाएगा, ग्रेट पावर राइवलरी किधर जाएगी। तो फ्यूचर आपका वर्ल्ड ऑर्डर एक हेडिंग दे दी, दी पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज आप बताने लगे थे, क्योंकि आप फ्यूचर को कभी डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा। बेसिकली IR एज अ सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये मेजर टॉपिक है, और ये करंट अफेयर्स का बहुत मेजर टॉपिक है जो CSS और PMS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में भी आप काफ़ी हेडिंग्स इसमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा टॉपिक आया था इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे शिफ्ट होती है, कैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनिपुलेट करते हो, ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें रेफरेंसिंग की ज़रूरत होती है, वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे देते हैं।
तो क्या है कि वर्ल्ड विल बी इन टाइट बाइपोलैरिटी, दुनिया टाइट बाइपोलैरिटी में होगी। एंड कंपटीशन, एक प्रेडिक्शन आप देते हो कि लूज बाइपोलैरिटी नहीं रहेगी बल्कि कंपटीशन और बढ़ जाएगा, टाइट बाइपोलैरिटी आ जाएगी और कंपटीशन विल टेक फॉर्म ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अब जो कंपटीशन चल रहा है यूएस चाइना का, वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है ना कि ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों एक दूसरे से मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन की तरफ आ जाएं, अटैक करना शुरू कर दें, फिर ऑप्शन ये नहीं रहेगा कि दोनों का एलाइज हों। ठीक है, अब हम इस पॉसिबिलिटी को एनालाइज करते हैं। एक स्टांस में देता हूं कि इसके काफ़ी ब्लीक चांसेस हैं ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी होने के काफ़ी बारीक चांसेस हैं। क्यों है, मैं उसके लिए इसकी भी सब हेडिंग देता हूं। क्या है, पहली पॉइंट आपका आएगा कि इनके दोनों के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यूएसए एंड चाइना। कैसे? इनकी जो म्यूचुअल ट्रेड है दैट स्टैंड्स एट अबाउट 530 बिलियन यूएस डॉलर्स, 2019 की बात है, और अब ये डिक्रीज होकर 380 पे आ गई है क्योंकि ट्रेड वॉर चल रही है। वो हम इनके करेंगे एनालाइज, ट्रेड वॉर जब इनके रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूएस हैज टू पे डेप्ट ऑफ 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स टू चाइना। यूएसए ने चाइना का इतना डेप्ट देना है, चाइना का कर्जा ही है यूएसए, पाकिस्तान का टोटल डेप्ट 250 है, तो आप खुद आइडिया लगा लें। तो इंटरडिपेंडेंट है, जब इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है तो आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में गए, आपका उसको डेप्ट वापस करना पड़ेगा, तो यूएसए विल नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट चाइना। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन भी इसको रोकेगी। क्यों? मैड जिसको कहा जाता है। देखिए, दोनों कंट्रीज हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों के पास एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, दोनों के पास है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों कंट्रीज नहीं जाएंगी। क्यों? मैड है, आपने यूएसए अटैक करेगा तो बदले में चाइना भी करेगा, तो वो इससे बचेंगे। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी को हमने देखा, हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी देखी, उसके चांसेस देखें क्या हो सकती है, तो हमने कहा नहीं हो सकती, ब्लीक चांसेस है। अच्छा, अगर ये नहीं हो सकती तो दूसरी पॉसिबिलिटी फिर क्या है? हेल्दी कंपटीशन रहेगा दोनों के दरमियान, जैसे अभी है। दोनों कंपटीशन हेल्दी का मतलब है कि एक दूसरे की कम्पीट करने के लिए वो ग्रो करते रहेंगे बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ठीक है, विल कंटिन्यू, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, म्यूचुअल ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि कम्पीट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की पावर को बैलेंस करने की। एक पावर बढ़ाएगा, दूसरे उसके बराबर जाएगा, फिर दूसरा पावर बढ़ाएगा, फिर पहला उसके बराबर जाएगा। ये कम्पीट करेंगे, ग्रोथ होती रहेगी ओवरऑल। ठीक है, और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, जो बिल्कुल पॉजिटिव आप बात करें ना, कि कॉपरेशन ही कॉपरेशन होगी, बस कंपटीशन भी नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के भाई भाई बन जाएंगे। कॉपरेशन विल रिप्लेस कंपटीशन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कॉपरेशन कंपटीशन को रिप्लेस कर लेगा। लेकिन इसके भी चांसेस काफ़ी ब्लीक हैं, आपने यही बात की कि ब्लीक चांसेस हैं ऑफ दिस पॉसिबिलिटी। ऑल आउट कॉपरेशन आप नहीं करोगे। क्यों? हमने बात की है, दो चीज़ें रोकेंगी इस चीज़ को। पहली चीज़ आप लिखेंगे कि सिक्योरिटी डायलेमा एंड द अर्ज टू स्टे डोमिनेंट। जो एक पावरफुल कंट्री है वो पावरफुल रहने की कोशिश करती है फॉर यूएसए। ठीक है, तो यूएसए का ये डायलेमा
will never let it cooperate with China, कभी इकट्ठा कॉपरेट नहीं करने देंगे। ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी आ जाती है। और लास्ट पे अगर आप देखो कि इसमें एक और डायमेंशन हम कर लेते हैं। बेसिकली ये हमने 3-4 तरह से जो क्वेश्चन आता है हमने अटेम्प्ट कर लिया। आप जैसे जैसे अटेम्प्टिंग करते रहेंगे आपको आइडिया होता रहेगा कि क्वेश्चन में बेसिकली पॉइंट्स मैटर करते हैं, पर्सपेक्टिव्स मैटर करते हैं एनालिसिस में। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा वेटेज नहीं रखती। फैक्चुअल नॉलेज हम लिख रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है उतनी ही बहुत होती है। तो अब वो पूछ लेता है कि ग्रेट पावर राइवलरी या करंट वर्ल्ड ऑर्डर बताओ और पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। रोल ऑफ पाकिस्तान इन ग्रेट पावर राइवलरी। ठीक है, रोल ऑफ पाकिस्तान क्या है ग्रेट पावर राइवलरी में। अच्छा, दो हैं इसके। एक हम देखते हैं कि बहुत अच्छा इसका स्टैंड पॉइंट होगा। पहली हम हेडिंग देखें, हम बताते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड स्टैंड पॉइंट, कि इसको जो अच्छा स्टैंड पॉइंट दे रहे हैं इन ग्लोबल पावर स्ट्रगल क्या है। कुछ फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को एक अच्छा स्टैंडिंग देते हैं। फर्स्ट वन इज पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। एक दो लाइनें लिखी और उसके फिर पॉइंट को प्रूव करने के लिए दोबारा हेडिंग दी। क्या हेडिंग देंगे आप कि क्यों सीपैक है अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ, ठीक है, अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बीआरआई। चाइना का सबसे पहला प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ था बीआरआई का। ठीक है, क्यों? चाइना क्या चाहता है? एक्सेस चाहता है टू वार्म वाटर्स फॉर इट्स ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के लिए ये वार्म वाटर्स को एक्सेस चाहता है। अब पाकिस्तान से ही क्यों एक्सेस चाहता है? खुद भी तो वार्म वाटर से होके चला जाए। मसला किधर आ जाता है कि यूएसए की बेसिस हैं वो किधर किधर हैं? वो हैं मलेशिया में, ठीक है, फिलीपींस में, जापान में, साउथ कोरिया में और ऑस्ट्रेलिया। ये यूएस की बेसिस है। और चाइना का जो ट्रेड रूट है ना, जो अभी तक वो अडॉप्ट करके रहता है, 86% चाइना की ट्रेड होती है फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका से चाइना की 86% ट्रेड होती है। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका किधर है, क्या है, आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू ज़्यादा समझ आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी पॉइंट है, सारे वैसे ज़रूरी होते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करें। बेसिकली क्या होता है, मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ कि बेसिकली कंसर्न क्या है। आप मैप यहाँ पे कौन सा इंक्लूड करेंगे, कैसे बनाएंगे, सी पैक क्यों ज़रूरी है। हम पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी है जी, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, हमने अभी तक सारा कुछ देखा। लेकिन चाइना को पाकिस्तान से क्या मिल रहा है, हम ये देखते हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड मैप को, दिस इज चाइना, ये चाइना से ये साउथ एशिया, ये यहाँ पे आ रहा है इंडिया, और ये पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे आपका सऊदी अरब, ओमान वगैरह। अब इशू क्या है, यहाँ पे जापान है, ठीक है,
ये आप साथ साथ लिखते रहे, मैं भी थोड़ा बहुत लिखने की ट्राई करता हूँ। ये जापान है, लिखा नहीं जा रहा, चले वो आपको मैं बता देता हूँ फिर। ओके, यहाँ पे आपका फिलीपींस है, फिर यहाँ पे ये मलेशिया है, यहाँ पे ये एशियन कंट्रीज़ हैं सारी, ठीक है। यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक छोटा सा रास्ता है जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। तो चाइना की ट्रेड रूट बेसिकली क्या है? चाइना का ऑयल आता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो चाइना का ऑयल आता है, यहाँ से गुजरता है और फिर ये यहाँ पे इस तरह चाइना के पास जाता है। अभी उसका जो ट्रेड रूट है, यहाँ पे एक इसको चोक पॉइंट कहते हैं हम, ये जो प्लेस है दिस इज चोक पॉइंट फॉर चाइना। चोक पॉइंट क्योंकि यहाँ पे भी यूएस की मिलिट्री बेस है। अगर हम देखें तो यूएसए की मिलिट्री बेस यहाँ पे भी है, यूएसए की मिलिट्री बेस यहाँ पे भी है। अगर यूएसए इस रास्ते को ब्लॉक कर दे, मलाका के रास्ते को अगर यूएस ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? चाइना की ट्रेड शट डाउन हो जाएगी। यहाँ से वो 86% ट्रेड करता है अपनी, सारा ऑयल यहाँ से आता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज मलाका डायलेमा। आपने साथ एक पॉइंट लिख देना होता है कि मलाका डायलेमा ऑफ, आपने बताना होता है ना ये मैप किस चीज़ का है, वैसे ही नहीं बना देते, चाइना, ठीक है। एक मैप ये बना है। अब पाकिस्तान कैसे इसको है, आप सिर्फ मलाका को ही बना के आप इस तरह भी कर सकते हो, पूरा मैप बना के भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपने इंडिकेट करना है कि ये यूएस की बेसिस है यहाँ पे, ये चाइना है यहाँ पे, तो बेसिक आपने फिर ऐसे शो करना होता है, प्रॉपर इलस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। एक ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान है यहाँ पे, ये वार्म वाटर्स हैं, दिस इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये थोड़ा सा जो इसका मैप है हम उसको, दिस इज पाकिस्तान। अब चाइना के लिए क्या फ़ायदा है कि चाइना को एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट मिल गया कि वो वहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा, ऑयल यहाँ से लिया, ईरान से लिया, वो सीधा इसको यहाँ से चाइना को सीधा पाकिस्तान से चला जाएगा। उसको एक तो ये सारा रूट भी कवर करना नहीं पड़ेगा, उसका डिस्टेंस भी बचेगा, और दूसरा उसको मलाका डायलेमा से एस्केप करने का रास्ता मिल गया। वो सीधा पाकिस्तान से यहाँ से ट्रेड की, यहाँ से लैंड से गया और सीधा यहाँ पे गया, उसका टाइम भी बचा, पैसे भी बचे, और यूएसए पे डिपेंडेंसी भी कम होगी। वो डर खत्म हो गया, वो डायलेमा खत्म हो गया कि कभी ये रूट बंद भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका बेसिक ये पॉइंट आया, ये आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। आप बस डायरेक्टेड पाथ पे चलते रहें। समझ आई सबको? तो ये सीपैक से चाइना को मिल रहा है। अब हम आगे चलते हैं। तो चाइना को पाकिस्तान से क्या मिल रहा है? पाकिस्तान से एक रास्ता मिल रहा है, अ वे टू एस्केप फ्रॉम मलाका डायलेमा, ठीक है। मलाका डायलेमा से बचने का एक रास्ता मिल रहा है चाइना को, ठीक है। तो एक ये आ गया आपका, ठीक है। सेकंड, बल्कि आप ये इसकी ही सेपरेट एक चाइना का सीपैक का लिख दें, आप इसके नीचे यही लिखते हैं सेकंड पॉइंट, हेडिंग्स पे ब्रेक, एक पैराग्राफ, एक आइडिया से ज़्यादा ना दें। तो चाइना, पाकिस्तान, पहले आप लिखे पाकिस्तान, चाइनाज वे टू एस्केप मलाका डायलेमा। तो इसके नीचे आप इलस्ट्रेशन बना सकते हैं,
सी पैक के नीचे सी पैक का मैप बना सकते हैं, और इसके नीचे यही वाला सेम मैप बनाएं और उसमें वो इंडिकेट करना सीखें कि आपने क्या चीज़ इंडिकेट करनी है, उसको हाईलाइट करें अपनी तरफ से। अगर वो गूगल में नहीं भी पढ़ा, आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया। कल मैंने आपको एक मैप बना के खुद भेजा था, बेसिकली वो नहीं है गूगल में, लेकिन आप टू दी पॉइंट बात करें, जो आपको रिक्वायर्ड है आप वही चीज़ अडॉप्ट करें, लिखें, ठीक है। जो हमने यूक्रेन क्राइसिस का किया था, आप उसी चीज़ को बना सकते हो। वर्ड मैप तो वर्ड मैप है, वर्ड मैप से उठाओ कोई भी चीज़ और उसको बनाना सीखो, यूज़ करना सीखो, ठीक है। तो एक तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एक तो ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस चाइना के लिए है। दूसरा, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर यूएसए। यूएसए को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों ज़रूरत है? पाकिस्तान लिंक किसके साथ करता है? जियोग्राफिकल पोजीशन। यहाँ पे भी आप मैप बनाएं। करंट अफेयर्स में मैक्सिमाइज करना है, पाकिस्तान अफेयर्स में मैक्सिमाइज करना है, द ओनली वे इलस्ट्रेशंस। मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 2021 में, 57 स्कोर था पाकिस्तान अफेयर्स में। इसमें मैक्सिमाइज करें आप मैप्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, क्योंकि ये सब ने अटेम्प्ट करना है। जितने बच्चे अपीयर होंगे सब ने ये पेपर देने हैं, ठीक है। ऐसे में नहीं मैप घुसाने, क्वेश्चंस की बात हो रही है। अगर आप मैप देखें, इसकी लोकेशन देखें, पाकिस्तान ईरान से टच होता है जो यूएसए का राइवल है, चाइना से टच होता है जो यूएसए का राइवल है, अफगानिस्तान से टच होता है जो यूएसए का, तालिबान गवर्नमेंट है ना, यूएसए राइवल। तो पाकिस्तान की जरूरत क्या है? टू काउंटर, क्या काउंटर करना है? चाइना, ईरान, अफगान में तालिबान गवर्नमेंट, तीनों के लिए पाकिस्तान की अभी भी ज़रूरत है। और इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसको एक आपने ये मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कुछ एक तो पॉजिटिव आ गए फैक्टर्स जो पॉजिटिव हैं, कुछ है कि वीक इकोनॉमी एंड डिपेंडेंसी ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, ये कहीं पे किसी न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं लिखी होती चीज़, आपको एनालाइज करना आना चाहिए, हेडिंग्स बनाना आना चाहिए कि आप कैसे बना सकते हो, एक फैक्ट को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो हम हर टॉपिक ऐसे ही किया करेंगे, एनालाइज करके हेडिंग्स की फॉर्म में, ताकि आप इसको एनालाइज कर भी सको पेपर में। आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप तैयारी ही ऐसे करते हैं। सो डिपेंडेंसी ऑफ पाकिस्तान मेक्स इट एक्सपेंडेबल। अब पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल, एक बात है कि चाइना मलाक्का डायलेमा एस्केप करना है जी पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन चाइना को सिर्फ ओनली एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान, चाइना के लिए क्या है? सी पैक। अब क्या हुआ? ईरान और चाइना की होगी डील 2020 में, जिसको चाबहार डील कहा जाता है। ग्वादर के बिल्कुल साथ ईरान की चाबहार पोर्ट है। अब ज़रूरी थोड़ी है ग्वादर से ही चाइना ने एस्केप करना है मलाक्का डायलेमा। उसने ईरान के साथ भी डील कर ली। अब चाइना के पास एक ऑल्टरनेट आ गया, चाइना फाउंड एन ऑल्टरनेट फॉर इट्स मलाक्का डायलेमा। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो गई, क्योंकि ये पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, चाइना से लेता है। फॉर एग्जाम्पल FATF ब्लैक लिस्ट में जब डाला जा रहा था 2019 में, तो 3 वोट्स मिले थे, 3 वोट्स मिले थे सिर्फ पाकिस्तान को, दैट केप्ट इट फ्रॉम ब्लैक लिस्ट। वो 3 वोट्स में से एक चाइना का भी था। चाइना से एक तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, एक चाइना का था, एक मलेशिया का था और एक टर्की का था। तो चाइना ने एक वोट दिया, ब्लैक लिस्ट में बच गए पाकिस्तान। इसी तरह इकोनॉमिक हेल्प चाहिए। 2020 में क्या हुआ? श्रीलंका ने कहा कि हमारा 1 बिलियन लोन रिटर्न करो अभी।
तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसने चाइना से लेके दे दिए। पाकिस्तान डिपेंडेंट अपॉन चाइना। ट्रेड देखें दोनों की, थोड़ी सी ट्रेड है, उसमें 88% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं चाइना की, और बाकी सिर्फ माइन्यूट है 12% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स। तो ट्रेड से भी सारा फ़ायदा चाइना को ही हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें इन केस ऑफ चाइना, ये तो हमने एक सब हेडिंग आप दे सकते हो, आप एक हेडिंग अच्छी सी कैसे बनाएंगे यहाँ पे, द डिमिनिशिंग इम्पोर्टेंस, डिमिनिशिंग का मतलब खत्म हो रही इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ऐसे ही डिपेंडेंट रहा तो अल्टीमेटली इट विल लूज इट्स इम्पोर्टेंस फॉर चाइना, चाइना इससे थक जाएगा। सिमिलरली यूएसए, इंडिया, ठीक है, हाउ यूएसए फाउंड अ मोर स्टेबल पार्टनर, एक मोर स्टेबल पार्टनर मिल गया रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए, इंडिया मिल गया। ठीक है, क्यों, यूएसए को फायदा इंडिया से। यूएसए इंडिया की करंट ट्रेड इस साल की 150 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज में देखें, डिफेंस पार्टनर है इंडिया, इन्होंने काफ़ी साइन किए डील, जिसमें बैका एक डोमिनेंट है जो मोस्ट रिसेंट है 2020 में। बैका से बनता है बेसिक एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन एग्रीमेंट या कंपैटिबिलिटी एग्रीमेंट है, ये कंफर्म कर लेना आप, मेरे माइंड में नहीं है अभी इसका नाम क्या था। ओके, इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि ये एक दूसरे के साथ सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, सैटेलाइट का डाटा शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्यों, डिफेंस पार्टनर है इंडिया के, सैटेलाइट से, पाकिस्तान का तो है नहीं। ये बेसिक कंसर्न है यूएसए को, इंडिया में एक मोर स्टेबल पार्टनर है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है, इंडिया से गेन कर रहा है यूएसए। सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 8 बिलियन यूएस डॉलर्स इन यूएसए इकोनॉमी। वो 8 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और पाकिस्तान यूएसए की टोटल ट्रेड अभी तक हाईएस्ट जितनी गई है वो 2.5 बिलियन पे गई है। वाई यूएस विल प्रेफर पाकिस्तान ओवर इंडिया? ठीक है, तो अब आप कंक्लूड करते हुए, जब आप क्रिटिकल एनालिसिस, अगर उसने क्रिटिकली एनालाइज किया तो आप एंड पे हमेशा एक एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस आप क्या दोगे कि पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी, एक राइट ट्रैजेक्टरी पे है। ठीक है, कैसे, ये हेडिंग नंबर कौन सी है, जो भी है 5 6 जो भी है वो डाल लें। तो कैसे राइट ट्रैजेक्टरी पे है? पाकिस्तान ने एनएसपी अनाउंस की 2022 के फरवरी में, 2021 के एंड पे आ गई थी, लेकिन ऑफिशियली 2022 में अनाउंस की। उसमें पाकिस्तान ने कहा कि नाउ इट विल एंटर जियो इकोनॉमिक राइवलरी इंस्टेड ऑफ जियोपॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक में, जैसे अफगानिस्तान में यूएसए को जरूरत पड़ी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं। एक अच्छा स्टेप था पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है अभी वो कितना है, 30 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, इंपोर्ट्स 30 बिलियन ज़्यादा है। तो पाकिस्तान ने इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू कर दी राइट ट्रैजेक्टरी पे। अगर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज़्यादा आई है, इसमें किया है, हमने पहले भी बात की थी, होंडा है।
ठीक है। इसी तरह मोबाइल इंडस्ट्री भी स्टार्टअप की है, ठीक है। और प्रोजेक्टेड क्या है कि ये मोबाइल्स को, एसेसरीज़ को बाय 2025 एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर इसने ऑयल के सीड्स प्लांट करना शुरू कर दिए हैं, टेक्सटाइल में रिफॉर्म्स लाए हैं, तो ये इसके लिए भी एफर्ट्स जारी हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, पाकिस्तान सबसे नीचे आता है अल्लाह के फजलो करम से। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आती है, इसमें बताया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है एक कंट्री में, ठीक है। तो पाकिस्तान की करंट पोजीशन 161 है आउट ऑफ 192। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 162 आउट ऑफ 192 कंट्रीज में पाकिस्तान स्टैंड करता है। इसके लिए भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी काम शुरू कर दिया, जिसमें सेहत सहूलत कार्ड आया, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट टाइम हुआ। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम, डॉक्टर सानिया निश्तर थी शायद, एहसास प्रोग्राम जो था इट इज़ वाइडली एक्लेम्ड। फिर कामयाब नौजवान प्रोग्राम, ठीक है। फिर जो लोन, बिजनेस लोन देना शुरू किया, स्टूडेंट लोन देना शुरू किया, इजी लोन्स देने शुरू किए, ये भी आ जाता है। सो पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री। ज़ाहिर है कि टाइम लगेगा, सर्कुलर डेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उनको सही करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इट इज़ ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री। आपने एक पॉजिटिव एंड दे दिया इस पूरे टॉपिक को, पूरे क्वेश्चन को। अब मुझे बताएं कि कोई कन्फ्यूजन है, फिर मैं आपको एक पॉसिबल क्वेश्चन देता हूं, लेकिन इसमें आपने पैराग्राफ भी लिखने हैं। जब भी लिखा, डेली एवेल्यूएशन मस्ट करें, मस्ट। MPT की तरफ इतना भी ध्यान ना दें कि आप रिटर्न को भूल ही जाएं। रिटर्न ही वेटेज रखता है, MPT इज़ नथिंग, ठीक है। वो बस स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही है कि स्टूडेंट सारा फोकस उधर लगाएं, पढ़े हैं ना, और वो ही करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब मुझे बताएं कोई कन्फ्यूजन है तो। कोशिश की है कि जितना इसको एलेबोरेट कर सकें, जितना एक्सप्लेन कर सकें, कर दी है। नॉलेज गैप भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा सारे पॉइंट्स ना समझ आने की वजह होती है, लेकिन इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगा। थर्ड लेक्चर है आज। अब मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का बताने लगा हूँ। हेडिंग्स कोशिश करें अपने से डालें, लेकिन जो चीज़ पूछी गई है सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करें। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, आपने दोनों के इसी टॉपिक से एक आउटलाइन बनानी है। कोशिश करें एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करें, पैराग्राफ की लेंथ ताकि आपकी सही की जाए। मैं बताने लगा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, मैप कैसे डाले जाते हैं। आपको सैंपल भी दिखाता हूँ। क्वेश्चन एक आपका बन सकता है, द ग्रेट पावर राइवलरी is reshaping the current world order। लेकिन दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको आपने अटेम्प्ट नहीं करना। ग्रेट पावर राइवलरी का एक छोटा सा ओवरव्यू बता सकते हैं कि यूएस चाइना के दरमियान में। अगला जो पार्ट है डिस्कस, ये क्वेश्चन है, तो उसने कह दिया ना, डिस्कस द मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड in the current global dynamics and how will they reshape the future world order। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। ठीक है, एक तो ये कोशिश किया करें कि लेट ना आया करें, 7:30 का मतलब 7:30, क्योंकि 2 तारीख से फिर 3 तारीख से दोबारा ऑप्शनल स्टार्ट हो जाने हैं जिनका MPT है अभी, तो वो ना करें। ऐसे 2 बैचेस की और क्लासेस भी होती हैं, तो ये आपने लाजमी टाइम का पाबंद बने, ज़रा ऐसे ना किया करें।
ठीक है, एक तो ये आपका क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने क्या लिखना है। आपने सिर्फ मुझे खुद से अब अटेम्प्ट करके देना है ताकि पता चले आपने 2 दिन में जो क्वेश्चन के बारे में सीखा है क्या सीखा है। तो आपने सिर्फ इसमें 2 चीज़ें बतानी है कि मेजर प्लेयर जो 8 लेयर्स हमने डिस्कस की वो हेडिंग्स बनाएं। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर बेशक ना लिखें, बस उसकी हेडिंग दें। और आपने हाउ विल दे रीशेप द हेडिंग्स एलैबोरेटिव हों, अच्छी हों, अट्रैक्टिव हों, फ्रेजेस के फॉर्म में हों। और अभी मैं चेक करता हूँ जो मिस्टेक्स हैं उन पे काम करें। पाकिस्तान हैज़ अ वीक स्टैंड पॉइंट इन द करंट ग्लोबल ऑर्डर। वो क्वेश्चन डिफरेंट तरीक़ों से पूछेगा, ज़रूरी नहीं कि वो ये पूछे ग्रेट पावर राइवलरी का बता दो, आप लिख दो, छाप दो, सब ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन को वही स्टैट्स होते हैं, वही फैक्ट्स होते हैं, वही हेडिंग्स होती हैं। सिर्फ आपने क्वेश्चन के लिहाज से उसको मोल्ड करना होता है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स that decide a country's good future? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुड फ्यूचर को डिसाइड करेंगे इन दी करंट वर्ल्ड ऑर्डर? हाउ पाकिस्तान विल स्टे रेलेवेंट? बल्कि ये दरमियान वाला काट दें, इसको चेंज करें स्टेटमेंट को। विल पाकिस्तान स्टे रेलेवेंट इन द कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर? क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आपने क्या क्या डालना है, मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। ऊपर वाला आपने कर लेना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। आपको मैं बस बताने लगा हूँ कि आप लिखते क्या हो इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता किस लिए है, आपने जनरल एक ओवरव्यू देना होता है, स्टार्ट देना होता है अपने मेन टॉपिक का। फॉर एग्जाम्पल मेन टॉपिक इज़ पाकिस्तान स्टैंडिंग इन वर्ल्ड ऑर्डर, या पाकिस्तान का वीक स्टैंड पॉइंट है इकोनॉमी की वजह से। आप इकोनॉमिक स्टैंडिंग इसकी डिस्कस कर लो, वीक स्टैंडिंग डिस्कस कर लो, या वर्ल्ड ऑर्डर के थोड़ा सा बता के आपने क्वेश्चंस के सारे एस्पेक्ट्स पे बेसिक स्टांस देना होता है क्या, एक्सप्लेन नहीं करना होता। आपका क्वेश्चन के रिलेटेड स्टांस क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा इसमें क्या स्टांस है, मैं क्या कहूँगा कि पाकिस्तान हैज़ अ रियली वीक इकोनॉमी, एज इकोनॉमी इज़ द ड्राइविंग पावर इन फ्यूचर रिलेशंस, पाकिस्तान स्टैंड पॉइंट इज़ दस वीक। एक बता दिया कि इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्स है, पाकिस्तान के पास नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो स्टैंडिंग वीक है। दूसरा आपका क्या एस्पेक्ट है, आपने टू द पॉइंट बात करनी, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इंट्रोडक्शन में, स्टांस देना है बस आपने। विल पाकिस्तान स्टे रेलेवेंट इन द कमिंग ऑर्डर? आपको देखें जो क्वेश्चन आपने किया है, जो एनालिसिस की है कि क्या ये होगा, तो इसमें देखें कि पाकिस्तान की दो कुछ फैक्टर्स हैं कि वो उसको अच्छी स्टैंडिंग देते हैं, कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट गिव इट अ गुड स्टैंडिंग vis-a-vis China and USA, and there are certain factors involved, ठीक है, which diminish its importance in the future world order. However, फिर आपने solution एक लाजमी थोड़ा सा critical analyze हमने किया है कि अच्छे trajectory में है कि if continue to be on a growth trajectory, पाकिस्तान can improve its position. जनरल स्टांस देना है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन की वेटेज ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ हाफ पेज का इंट्रोडक्शन होता है क्वेश्चंस में, ऐसे में नहीं। ठीक है। सेकंड, आपने ग्रेट पावर कंपटीशन या वीक इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आपका ओवरव्यू आप इस पे दे दें, इसमें आपने सिर्फ फैक्ट्स बता देते हैं कि पाकिस्तान कैसे इकोनॉमिकली वीक है। थर्ड, आपने फिर स्टार्ट किया पाकिस्तान एंड द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट करनी है ना फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर, ये आपने हेडिंग दी। फिर आपने वही के जो फैक्टर्स हैं जो इसको अच्छी स्टैंडिंग देते हैं, आपने जब क्रिटिकल एनालाइज करना है तो आपने पॉजिटिव्स भी बताने, करंट पोजीशन बताई, उसके पॉजिटिव्स बताए, उसके नेगेटिव्स बताए,
और एंड पे एक क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस की जब आपने हेडिंग देनी है एनालाइज करने के बाद, इसमें आपने सब हेडिंग सारी वो बनानी है जो डिस्कस की। क्रिटिकल एनालिसिस की जब हेडिंग देनी है, आपने सीधा ये नहीं लिख देना होता क्रिटिकल एनालिसिस और बस धड़ाधड़ लिख दिया, उसमें आपने एक हेडिंग बनानी है, ठीक है, कि विद द करंट ट्रेजेक्टरी, जो बेसिक आइडिया लिखा जाता है हेडिंग में, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पाकिस्तान ग्लोबल स्टैंडिंग इज लाइकली टू इम्प्रूव। बेसिक आपकी एनालिसिस का ये क्रक्स है, वो आपने लिखना होता है कि फ्यूचर में इसकी ये इम्प्रूव होगी अगर करंट ट्रेजेक्टरी रही है, और इसको आपने डैश डाल के लिख दिया क्रिटिकल एनालिसिस। ये आपके क्रिटिकल एनालिसिस है, एंड पे क्रक्स है। और फिर ये कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन आपने एंड पे देना है। मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं सारे, छोटा सा कंक्लूजन 5-6 लाइनों का आपने दे देना होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक एंड देना होता है। दिस इज हाउ योर क्वेश्चन, ये कंपोनेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन ऑफ योर क्वेश्चन। मटेरियल आपके पास मोर देन इनफ है। मैप्स को इनकॉर्पोरेट करना सीखें, फ्लो चार्ट्स को जो बनते हैं बनाए, ट्राई करें। कल मैंने आपका क्वेश्चन चेक करते हुए बताया था साइका के कैसे डाल सकते हैं, उस पर पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। पैराग्राफ्स की लेंथ छोटी रखें, 4 to 5 लाइन्स। एनालिसिस टू द पॉइंट बात करें, इसमें कोई इसकी हेडिंग्स एलेबोरेटिव हों, अट्रैक्टिव हों। टू द पॉइंट पैराग्राफ्स में बात करें, मैप्स डालें, मार्कर्स का यूज़ करें, कट मार्कर अनकट मार्कर का कॉम्बिनेशन, वो जैसे दिखाएंगे फिर मैं इम्प्रूव करवाऊँगा। देखे बगैर मैं नहीं इम्प्रूव करवा सकता, ना कोई करवा सकता है, कोई नजूमी तो नहीं है कि आपके दिमाग में क्या है, ठीक है। एक ये आगे हर लेक्चर का हर एस्पेक्ट, हर पॉइंट आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। क्या आगे, अच्छा, अब साइका और आसिया ने मुझे भेजा है काम, मैंने कहा था पीडीएफ बना देना, चलें जो भी है देख लें, इनपुट लिया करें और दूसरे भी देखा करें कि इनपुट कैसे दिया जा रहा है और उस पर काम करें। मुजम्मिल बच्चे, एक जगह से नहीं था मज़ा आ रहा, 2 जगह क्लासें लेनी है आपने। सर वो स्क्रीन का इशू है तो इस वजह से मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, आपने कोई स्क्रीन दी। ठीक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आसिया, आपने क्वेश्चन की हेडिंग्स बनाई। रशियन रिसेंट एक्शंस हैव डिपिक्टेड, कल का जो टास्क था, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा हेडिंग भी दे ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस सेंस में दे रहे हैं। आपका बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्या आइडिया था, द लिंक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वो लिखें साथ। ये मेरा नहीं है, ये सैका का है। ओहो वही ना, लड़ने पहले लग जाया करो पुत्र को। रशिया तो पूरी आपने हेडिंग देनी है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता क्या रहे हैं आप, रेलेवेंस क्वेश्चन में क्या है इसकी। अच्छा, वाई द वेस्ट हैज फेल्ड टू कंटेन, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखें। कंटेन, फेल टू कंटेन रशिया, यहाँ पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो। रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी विद वीटो पावर, ठीक है। यूएसए डिपेंडेंसी ऑन रशियन यूरेनियम रिजर्व्स, रशिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ पावर इम्बैलेंसर इन द न्यू कोल्ड वॉर। एनर्जी डिपेंडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, अच्छा है, कॉजेज दैट पुश रशिया टू इन्वेड यूक्रेन। गुड हेडिंग्स। अच्छा ठीक है, आपने बुखारेस्ट समिट की बता दिया, अच्छा किया, ठीक है, ये भी ठीक है। रशिया अपोज द ट्रीटी, अपोज विच ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी, इनकम्प्लीट आइडिया। वाई डज रशिया अपोज द मेंबरशिप ऑफ जॉर्जिया, का जी बड़ा आएगा, इट इज़ अ कंट्री, और एंड यूक्रेन। रशिया सिक्योरिटी डायलेमा ड्यू टू नेबरिंग नेटो मेंबर्स, अच्छा ठीक है, मैप सही बनाया आपने, मार्कर का यूज़ करें मैप्स में, हाईलाइट होंगे अच्छे से। अच्छा एक तो ये है, दूसरा रशिया सिक्योरिटी डायलेमा ड्यू टू वेस्टर्न प्लेन लैंड्स, ठीक है। रेड कभी भी यूज़ नहीं करना ड्यूरिंग योर अटेम्प्ट्स, याद रखें। टू एनेक्सेशन ऑफ जॉर्जिया एंड क्राइमिया,
ये आपने यहाँ पे इंडिकेट भी करें ना कि साथ इसने 2008 में जॉर्जिया को इन्वेड किया और फिर साथ 2014 में क्राइमिया को किया। ठीक है, एक ये इंडिकेशन भी दें साथ, अच्छा बनाए। करंट सिनेरियो ठीक है, रशियन ट्रूप्स, अच्छा। शुड पाकिस्तान सपोर्ट रशिया और नॉट, ठीक है। सर वो तो मैंने ऊपर मैंने मैप में मेंशन कर दिया है ना, हर एक में मेंशन करना जरूरी था क्या? अब जिस बात को आप लिख रहे हो हेडिंग को, उसके नीचे उसकी बात करें ना, या तो सबका एक कॉमन एंड पे बनाएं, या जिसकी जो बात हो रही है वो उसके नीचे मेंशन हो। अब आप हेडिंग नीचे दे रहे हो, मेंशन ऊपर कर रहे हो, तो क्या फायदा। शुड पाकिस्तान नहीं, आपने यहाँ पे क्लियर स्टांस देना है हेडिंग में, यहाँ पे अनक्लियर स्टांस नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक क्या है कि पाकिस्तान शुड स्टे न्यूट्रल, द बेस्ट पॉसिबल वे फॉरवर्ड, ठीक है। पाकिस्तान टू अडॉप्ट न्यूट्रल, क्लियर स्टांस दे मेन हेडिंग में, ताकि उसको पता चल जाए कि आपका क्या है। पाकिस्तान शुड अडॉप्ट अ न्यूट्रल अप्रोच, ठीक है। पाकिस्तान शुड बी लुकिंग फॉर economic policy ties Russia has least to offer to Pakistan. If Pakistan sides with Russia, it will lose diplomatic and economic support from China and USA. Good. And second one is Asia. हाँ, ऐसे सबमिट करें ना, क्या बात है। देखिए ग्रीन ना यूज़ करें, ब्लू मार्कर यूज़ करें, कट मार्कर। उसको यूज़ करना नहीं आता तो वो सिखा दूंगा मैं साथ साथ। The causes due to West has failed to contain Russia in Ukraine. UNSC and it has veto power, ठीक है, ठीक है। गुड, फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाते हैं शाबाश, साथ साथ अडॉप्ट करें। ग्रीन और रेड नहीं यूज़ करना है। रशिया हैज़ यूरेनियम रिजर्व्स व्हिच यूएसए इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, ठीक है। यूएसए यूरेनियम इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, ये देखिए कंसाइज हो जाएगा ना अगर आप ये करेंगे, ठीक है। यूएसए यूरेनियम डिपेंडेंसी ऑन, फ्रेजेस सेंटेंसेस नहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते, फ्रेजेस अट्रैक्टिव लगती हैं हेडिंग में। यूएसए इज डिपेंडेंसी ऑन रशियन यूरेनियम रिजर्व्स, कंप्लीट आइडिया कन्वे हो जाता है और अट्रैक्टिव हेडिंग होती है ये। रशिया प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पावर इम्बैलेंसर, या टू इम्बैलेंस पावर या पावर इम्बैलेंसर इन द न्यू कोल्ड वॉर, ठीक है। आपने फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखने होते, बस हेडिंग दे, नीचे ये चीज़ें लिखी जाती हैं। मैप अच्छा है आपका, रेड यूज़ नहीं करना, ग्रीन यूज़ नहीं करना, याद रखें बस, ठीक है। गुड हो गया, गुड, शाबाश बेटे। आपके ग्रुप में ही मैं भेज दूंगा, बाकी भी देखते रहें, थोड़ा बहुत सीखें। अब लेकिन कोई कंप्लीट क्वेश्चन दें, बेशक आज रात को करें, कल करें, जब भी करें, 2 दिन बाद करें, मुझे करके दिखाएं एक दफ़ा, ठीक है। और इंग्लिश का जो मैंने तरीका बताया है वो मैं बुक का कवर भी भेजने लगा हूँ अभी आपको। बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी वो है इंग्लिश के कंप्रेसिव एंड कॉम्प्रीहेंशन को प्रिपेयर करने की। ज़ाहिर है कि जो चीज़ें मेरी हमारी करने वाली हैं वो तो हमने करनी है, लेकिन ये जो ईडियम्स वगैरह है ना, ये आपके इसी मेथड से होंगे। ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इसका क्योंकि कोई फिक्स तरीका नहीं है। ऐप भी मैं आपको सेंड करने लगा हूँ, वो ऐप डाउनलोड करें, उससे सिनोनिम्स एंटोनिम्स करें, ठीक है। उससे कम से कम इस दफ़ा 13 आए थे उस ऐप से पेपर में। और फिर लास्ट मंथ में मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं बताऊँ, वो थोड़ा सबका कंबाइन लेक्चर रखूँगा जितने भी बैचेस 2023 के लिए हैं, कि ज़ाहिर जिन्होंने लेना है वो भी लें। वर्ड्स बनते कैसे हैं, मॉर्फीम्स का कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये सारे आप ये वाली ऐप डाउनलोड करें और इससे आपने लिस्ट करना शुरू करनी है। पहली 5 वर्ड्स करें, 10 करें, वो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन बेस्ट वे वही है प्रिपेयर करने का, ठीक है। वोकेबलरी अपनी बढ़ाते रहें, अच्छे वर्ड्स, सिंपलर वर्ड्स हैं और ऐसे ही आएगा। और जिनकी इंग्लिश वीक है वो मुझे अपने सेंटेंसेस खुद से बना के भेजें ताकि मैं उनकी एवेल्यूशन कर सकूं। तो आज का लेक्चर ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव कर दी है तो फ़ायदा होगा। बाकी जो चीज़ एक टॉपिक रह गया वो हम कल कर लेंगे, डोंट वरी।